गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो अपन कल बात कर रहे थे, पिछली क्लास में जो अपन ने बात की थी, उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि जो SN1 रिएक्शन होती है, उस SN1 रिएक्शन में रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। होता क्या है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन प्राप्त होता है, और जो कार्बोकैटायन प्राप्त होता है उस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और sp2 के लिए अपन ने कहा था कि sp2 संकरण जिस भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है उसकी संरचना ट्राइगोनल प्लेनर होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय संरचना होने के कारण आने वाला जो नाभिक स्नेही है वो कार्बोकैटायन के बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। यानी दोनों तरफ 50-50% चांस होते हैं कि वो सामने से भी आक्रमण कर सकता है, 50% चांस होते हैं कि वो पीछे से भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि प्लेनर है। ये है, मान लीजिए अपने पास ये कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, इस तरफ ये न्यूक्लियोफाइल इसके इस तरफ भी आक्रमण कर सकता है, ये यहाँ है, ये इसके इस तरफ, दोनों तरफ जो डिस्टेंस है या दोनों तरफ जो इसका रिपल्सन लग रहा है, ग्रुपों का जो रिपल्सन है वो दोनों तरफ इक्वल है, जिस कारण अपने को 50% डी प्राप्त हो सकता है, 50% अपने को एल प्राप्त हो सकता है। और रैसिमिक मिश्रण के लिए अपने क्या कहा था, रैसिमिक मिश्रण होता क्या है, ये अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में प्रयुक्त करते हैं, प्रकाशिक समवायता में प्रयुक्त करते हैं। वहाँ पे जब समतल ध्रुव, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो समतल ध्रुव प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमाते हैं अर्थात क्लॉकवाइज, या अपन कहें डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। कुछ कंपाउंड वामावर्त घुमाते हैं अर्थात एंटी क्लॉकवाइज या लीवो रोटेटरी होते हैं, जिस कारण जो लीवो रोटेटरी जो होते हैं उनको अपन एल के द्वारा डिनोट करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होते हैं वो डी, स्मॉल डी के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक अपन कैपिटल डी और एल की भी बात करते हैं, जिसकी बात अपन बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल डी और स्मॉल एल की। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये ऑप्टिकल जो रोटेशन है उसको बताता है, ये आइसोमेरिज्म में अपन काम में लेते हैं, वहाँ पे इसकी बात अपन बाद में करेंगे। कैपिटल डी और एल की, यहाँ पे अपन बात करें स्मॉल डी और एल की, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी। लेकिन जब दोनों की मात्रा 50-50% हो, 50-50% दोनों प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे जो मिक्सर अपने को प्राप्त होता है वो मिक्सर कहलाता है रैसिमिक मिक्सर। यहाँ पे भी सेम कंडीशन जनरेट होती है। प्लेनर जो स्ट्रक्चर है उस प्लेनर स्ट्रक्चर के कारण बनने वाला जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, इसलिए जो प्रोडक्ट के रूप में अपने को प्राप्त होते हैं वो 50% डी प्राप्त होता है और 50% एल प्राप्त होता है। तो ये इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक भी है कि जब SN1 मैकेनिज्म के द्वारा कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वहाँ पे 100% आपको रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। यदि ऐसा नहीं है तो वहाँ पे SN1 रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अपन बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे ये हुआ या नहीं हुआ, ये रिएक्शन आप लोगों को दिख रही होगी। इसमें देखिए, ये अपने पास एक रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट में सबसे पहले क्लोरीन बाहर निकला। जब क्लोरीन बाहर निकला, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया, ये अपने पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये कार्बोकैटायन sp2 संकृत है, और sp2 संकृत होने के कारण इसकी संरचना होगी ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। ये प्लेनर हो गया, इसलिए आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसके सामने से भी आक्रमण कर सकता है और इसके पीछे से भी आक्रमण कर सकता है। तो अपने को 50% ये प्राप्त होता है और 50% आपको दूसरा जो इसका डेरिवेटिव है, या अपन ये कहें कि जो इसकी मिरर इमेज वाला जो प्रोडक्ट है, आइसोमर है, वो अपने को देता है। होता क्या है कि यहाँ पे देखिए अपने पास एक कार्बन है, इस कार्बन से एक ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, एक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, एक सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, 4 ग्रुप हो गए। ये sp3 संकृत था। अब यहाँ से अपने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया। जैसे क्लोरीन बाहर निकला, ये sp2 में आया, क्लोरीन बाहर निकलते ही ये अपना जो C2H5 है वो यहाँ आ गया, ये अपना जो H है वो यहाँ आ गया, CH3 पहले से था, ये एक प्लेन में प्रेजेंट हो गए। ठीक है, एक प्लेन में होने के कारण आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे इसके सामने प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ CH3 है और इसके बराबर में अपन यहाँ पे ले लें OH नेगेटिव को। अब ये OH नेगेटिव इसके इस तरफ से भी आक्रमण कर सकता है, ये OH नेगेटिव इसके इस तरफ भी है, क्योंकि जो लोब बन रही है पॉजिटिव लोब वो ये है, तो ये इसके इस तरफ से भी आक्रमण कर सकता है, इसके इस तरफ से भी आक्रमण कर सकता है। जिस कारण होगा क्या, जब ये इसके फ्रंट साइड बैक साइड से अटैक करेगा तो ये जो दोनों ग्रुप हैं वो पीछे चले जाएंगे,
जब ये सामने से अटैकेगा तो ये अपने पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। अब एक्चुअल में अपने को ये प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, रेशनल मिश्रण बना या नहीं बना, अपन इसका आरएस के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने पास प्रोडक्ट था। अपन सिंपली जब भी आरएस निकालते हैं सबसे पहले फीचर डायग्राम बनाते हैं। फीचर डायग्राम ये अपने पास वेजलेस डायग्राम है या वेजलेस रिप्रेजेंटेशन है। इस वेजलेस रिप्रेजेंटेशन को अपन फीचर में चेंज करते हैं। जब अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे वहाँ पे मैं इसका इंटर कन्वर्जन आप लोगों को बताऊंगा। अभी डायरेक्टली मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। CH3 है, यहाँ पे अपने पास Cl है, यहाँ पे अपने पास C2H5 है और यहाँ पे अपने पास H है। नंबरिंग करते हैं अपन, डायरेक्टली इसका निकालना देखेंगे। नंबरिंग करते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। यहाँ से 1 से 2 के पास, 2 से 3 के पास और 3 से 4 के पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपन S देते हैं। लेकिन देखिए फोर्थ ग्रुप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, क्षैतिज रेखा पे है। यदि ऊर्ध्वाधर पर होता तो अलग बात होती, सेम रिजल्ट अपन रखते, लेकिन यहाँ पे क्षैतिज रेखा पे है तो आंसर चेंज होगा। अर्थात जो अपना S आ रहा था, S से अपन इसको किस में लेके जाएंगे, R में लेके जाएंगे। ठीक है, ये तो हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा इसका कॉन्फ़िगरेशन, R कॉन्फ़िगरेशन का अपने पास रिएक्टेंट है। ये अपने पास दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं, मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट के दोनों के बना रहा हूँ। ये अपने पास यहाँ पे अपने पास आ गया CH3, यहाँ अपने पास है OH, यहाँ पे अपने पास है C2H5 और यहाँ पे अपने पास है H। नंबरिंग दे दीजिए परमाणु क्रमांक के आधार पर। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अधिक है, 1 नंबर। दोनों कार्बन कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन है, इसलिए इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। चलिए 1 से 2 के बाद 2 से 3 और 3 से 4 वही रोटेशन कौन सा हो रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन देखिए फोर्थ ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, वही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोर्थ ग्रुप होने के कारण एंटी क्लॉक से ये भी क्या हो जाएगा, R। दूसरा अपने पास डेरिवेटिव और है इसका, और देख लीजिए यहाँ पे अपने पास CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे अपने पास H है और यहाँ पे अपने पास C2H5। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और ग्रुप वही है, नंबरिंग वही रहेगी। और देखिए यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और फोर्थ ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, वही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अर्थात यहाँ पे भी अपने को आंसर चेंज करना होगा। अपन और भी कई तरीके हैं जिससे अपन RS निकालें, लेकिन ये सीधा सा तरीका है कि आप डायरेक्टली इसको दे दीजिए। फोर्थ ग्रुप यदि हॉरिजॉन्टल पर है तो आप आंसर चेंज कर दीजिए। तो ये जैसे ही अपने पास अपन ने इसका रोटेशन देखा कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज के लिए अपन R देते हैं, R का अपोजिट करेंगे वो क्या हो जाएगा, S। अर्थात 50% आपको R प्राप्त हो रहा है, 50% आपको S प्राप्त हो रहा है जब दोनों की मात्रा बराबर है। कहने का मतलब ये यदि D है तो ये L होगा, ये यदि L है तो ये D होगा। अपन डायरेक्टली RS के आधार पर इसको D और L में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि D और L जो ऑप्टिकल जो कैरेक्टर है वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल मेथड के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं, प्रायोगिक विधि के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। अपन किसी भी कंपाउंड को D और L ऐसे स्ट्रक्चर को देख करके अपन नहीं बता सकते। लेकिन अब अपन ये कहें कि अब एक को अपन D करें, एक को अपन L करें, वो अपन मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब में हैं और DL भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो यहाँ पे जो मिरर इमेज बन रही है ये इसकी मिरर इमेज है। यदि मैं इसको D मान लूँ तो इसको मैं क्या मानूंगा, L मानूंगा, और यदि मैं इसको L मानता हूँ तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, D मान सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल इनके कैरेक्टर क्या है वो अपन सिर्फ प्रैक्टिकल के आधार पर देख सकते हैं। लेकिन अपन ये यदि D है तो वो L है, ये L है तो वो D है, दोनों की मात्रा बराबर है और दोनों की मात्रा बराबर है तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो रेशनल मिश्रण की यहाँ पे जनरेट होती है। तो जब भी SN1 अभिक्रिया संपन्न होती है उस SN1 अभिक्रिया में 100% रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। और यदि रेशमिक मिश्रण किसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपने को प्राप्त नहीं होता तो वहाँ पे ये संभावना होती है कि वो रिएक्शन SN1 रिएक्शन नहीं होगी। तो अपन डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं, नोट लगाकर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होने के कारण, SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन का निर्माण होने के कारण आने वाला नाभिक स्नेही कार्बोकैटायन के बैक साइड व फ्रंट साइड, पीछे से व सामने से दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है।
दोनों तरफ से आक्रमण कर सकता है। अतः उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में रेसिमिक मिक्सर या रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो बात हुई SN1 रिएक्शन की। अब अपन बात करते हैं SN2, क्योंकि अपन ने जब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की थी वहाँ में मैंने ये कहा था कि ये 2 प्रकार की होती हैं। अपन देखेंगे कि ये 2 नहीं 4 प्रकार की अपन इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जनरली अपन 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, SN1 और SN2। तो सेकंड देखिए, SN2 बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्विव अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कहेंगे किसे SN2। वे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, वे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं द्विव अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अर्थात रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों की, रिएजेंट तो यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टेंट जो भी अपना अपन कंपाउंड ले रहे हैं वो यहाँ पे रिएक्टेंट है, दोनों की सांद्रता पर यदि अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, SN2। ये अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, और जो भी अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है वहाँ पे इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इंटरमीडिएट की अपन बात करें, इंटरमीडिएट की यदि अपन बात करें तो वो इंटरमीडिएट होता है अभिक्रिया जितने पदों में कंप्लीट हो रही है -1, यानी जितने स्टेप रिएक्शन अपने पास उसमें से आप -1 कर दीजिए। जैसे 2 स्टेप थी, -1 था, एक इंटरमीडिएट वहां पे बन रहा था। ये अपन ये कहें कि अभिक्रिया जितने पदों में संपन्न होती है उससे एक कम इंटरमीडिएट अपने को प्राप्त होता है। कोई अभिक्रिया 4 पदों में भी संपन्न हो सकती है, कोई अभिक्रिया 5 पदों में भी संपन्न हो सकती है। जो जितनी स्टेप्स में कंप्लीट होगी उससे एक कम इंटरमीडिएट अपने को प्राप्त होता है। कैसे होती है उनकी भी अपन बात करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया 4 पदों में संपन्न हो सकती है, कौन सी 5 पदों में संपन्न हो सकती है। वो एक वहाँ पे रीअरेंजमेंट की बात कर ले या कुछ ऐसे कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं जहाँ पे वो अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इंटरमीडिएट्स है वो अपने को प्राप्त नहीं होगा, और इंटरमीडिएट्स जहाँ पे प्राप्त नहीं होते वहाँ पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसको आप संक्रमण अवस्था के नाम से जानते हैं। अर्थात SN2 रिएक्शन में सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उस ट्रांजिशन स्टेट का जो संकरण है वो भी sp2 होता है, अर्थात वो भी प्लेनर होता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है कंप्लीट, वो आप लोग देख लीजिए। एक एग्जांपल अपन ले और इसमें अपन देखें, अभी वाला एग्जांपल अपन ले लेते हैं। यहाँ पे Cl था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे C2H5 था, यहाँ पे अपने पास H था, ये जुड़े हुए थे। आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा, देखिए यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप कहलाएगा। इसके सामने से तो आक्रमण कर नहीं सकता, जैसे मान लो यहाँ पे है, अब सामने से ये निकल रहा है, सामने से जुड़ सकता है क्या, कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो निकलने वाला है उसको रास्ता चाहिए, तो सामने से यदि आ जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा कि वो वहाँ से रिप्लेस हो जाए। तो ये क्या करता है, जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके बैक साइड से अटैक करता है, और जब बैक साइड से अटैक होगा तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होने की कोशिश यहाँ पे करता है, यानी जो क्लोरीन है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, OH नेगेटिव यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक अवस्था बनती है, वो जो स्टेट बनती है उस स्टेट को अपन, यहाँ अपना H आ गया, यहाँ अपना C2H5 था, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसको अपन ने डॉटेड के द्वारा शो किया है। यहाँ पे OH नेगेटिव जुड़ने की कोशिश करता है,
अर्थात ये कंप्लीट रूप से जुड़ भी नहीं पाता और ये कंप्लीट रूप से बाहर भी नहीं निकल पाता। ये जो अवस्था है, ये जो स्टेट अपने को प्राप्त हुई है, ये स्टेट कौन सी कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। क्योंकि देखिए प्लेनर दिख रही है अपने को, ट्राइगोनल प्लेनर, ये दोनों ग्रुप को आप भूल जाइए, एक निकल रहा है जुड़ रहा है उसको आप भूल जाइए। अपने पास 3 ग्रुप और 3 ग्रुप हैं तो 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। जनरली अपन सिग्मा बॉन्ड काउंट करके भी संख्या को कई बार याद कर लेते हैं, लेकिन सभी जगह ये लागू नहीं होता। तो यहाँ पे इसका संकरण sp2 है, यहाँ से क्लोरीन निकलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे OH नेगेटिव जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जब क्लोरीन नेगेटिव कंप्लीट रूप से बाहर निकल जाए, Cl नेगेटिव बाहर निकला, तो यहाँ पे देखिए ये OH नेगेटिव ये अपनी जगह वापस था, सामने की तरफ वापस ले लेता है, H पीछे था, C2H5 और यहाँ पे CH3। इस रिएक्शन की भी एक विशेषता होती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के आधार पर यदि मैं इस रिएक्शन की विशेषता देखना चाहूँ, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है। SN1 में क्या था? प्रोडक्ट 2 बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट 1 बन रहा है। और ये प्रोडक्ट भी कौन सा होगा? विन्यास का यहाँ पे प्रतिपन होता है, अर्थात जो विन्यास था वो विन्यास यहाँ पे चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास R हो तो ये अपने को S देगा, और यदि अपने पास S है तो ये अपने को क्या देगा? R देगा। ठीक है, तो ये कहलाता है विन्यास का प्रतिपन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको अपन कह सकते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये इस रिएक्शन की विशेषता होती है, अर्थात जब भी SN2 रिएक्शन कंप्लीट होगी, जब भी SN2 रिएक्शन कंप्लीट होगी तो वहाँ पे विन्यास का प्रतिपन होगा ही होगा। यदि विन्यास का प्रतिपन नहीं होता है तो वहाँ SN2 रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। या अपने कहें कि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अपने को प्राप्त होता है। ये रिएक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक के रूप में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। अब हुआ है या नहीं हुआ, SN2 रिएक्शन मैंने आपको बता दी 1 स्टेप प्रोसेस होती है, और जितने कोई अभिक्रिया जितने पदों में संपन्न होती है उसमें उतनी ही संक्रमण अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। कोई अभिक्रिया जितने पदों में संपन्न होती है उसमें उतनी ही संक्रमण अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा, संक्रमण अवस्थाओं में से -1 कर दें तो अपने को इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। जो अपन स्टेप्स के लिए कह रहे थे वो अपन ये भी कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट -1। जितनी ट्रांजिशन स्टेट अपने को प्राप्त हो रही है उससे एक अपने को इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये 1 स्टेप प्रोसेस है, 1 स्टेप प्रोसेस है, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट एक कंप्लीट होगी और एक ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है उसके कारण यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट अपने को प्राप्त नहीं होगा और अपने को विन्यास का प्रतिपन भी प्राप्त होता है, अर्थात इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे प्राप्त होता है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये अपना रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट में वही ग्रुप है। यहाँ पे अपने पास CH3 है, जब इसको अपन फीसर में चेंज करें, यहाँ पे अपने पास Cl है, यहाँ अपने पास C2H5 है, यहाँ अपने पास H है। नंबरिंग वही परमाणु क्रमांक के आधार पर देनी है अपने को। 1 नंबर क्लोरीन को, 2 नंबर C2H5 को, 3 नंबर CH3 को, 4 नंबर H को। हाइड्रोजन को अपन नंबर देंगे यहाँ पे 4। चलिए 1 से 2 के पास, 2 से 3 के पास और 3 से 4 के पास वही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, क्षैतिज रेखा पर है, तो इसका R से क्या कर दें, सॉरी S से क्या कर देंगे अपन, इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आ जाएगा? R कॉन्फ़िगरेशन। चलो प्रोडक्ट का भी अपन चेक कर लेते हैं। ये अपने पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में यहाँ पे अपने पास CH3 है, यहाँ अपने पास OH है, यहाँ पे अपने पास H है और यहाँ पे अपने पास C2H5 है। नंबरिंग कर दीजिए 1, 2, 3 और 4, वही 4 ग्रुप अपने पास जुड़े हुए हैं। चलिए 1 से 2 के पास, 2 से 3 के पास और 3 से 4 के पास। यही यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन कौन सा हो रहा है? क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन है, R आना चाहिए, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे R से ये किस में चेंज होगा? S में। तो देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अपन कहते किसे हैं? R से S प्राप्त हो जाए या S से क्या प्राप्त हो जाए? R। वही क्या कहलाता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। विन्यास का प्रतिपन, अर्थात जैसा विन्यास अपने पास था उसका अपोजिट यदि अपने को प्राप्त होता है
तो वही इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कौन सा ग्रुप प्राप्त हुआ, R से S। तो ये SN2 रिएक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट भी है कि इन अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन्न प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें रिएक्शन का वेग अभिकारक व नाभिक स्नेह की सांद्रता पर निर्भर करता है SN2 रिएक्शन कहलाती है। ये रिएक्शन एक पद में संपन्न होती है तथा इनमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है तथा इन अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन्न या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात हुई SN1 और SN2 की। ये अपने पास नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन की बात कर रहे थे अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे थे। तो दो प्रकार के अपन ने कहा था कि SN1 और SN2 प्रकार की होती है। इसी के साथ मैंने ये भी कहा था कि SNI की मैं बात करूँगा। ठीक है, SNI ये इन्हीं का रूप है जो अपने पास नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन जो SN1 और SN2 जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है ये इन्हीं के रूप है, लेकिन कुछ चेंजेज हैं। SNI की यदि अपन बात करें तो इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जो SNI रिएक्शन है, थर्ड आप कह सकते हैं SNI। आपने बहुत जगह देखा इस रिएक्शन को, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको SNI के रूप में नहीं देखा। एग्जाम्पल आप लोगों ने काफ़ी देखे हैं, लेकिन आपके माइंड में नहीं आया होगा कि रिएक्शन कौन सी कंप्लीट हो रही है, SN1 हो रही है, SN2 हो रही है, अन्य प्रकार की कोई रिएक्शन है। तो SNI रिएक्शन की अपन बात करें, इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए नाम से पता चल रहा है इंट्रामोलिकुलर, दो शब्द होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर का मतलब दो अलग अलग के बीच में है। जैसे अपन बात कर ले इंटरसिटी एक्सप्रेस, दो शहरों को जोड़ने वाली जो ट्रेन होती है, या उसको अपन क्या कहते हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस, या अलग अलग प्रकार की जो भी कंडीशन है, दो को जोड़ने की अपन बात करें, दो अलग अलग कंडीशन की अपन बात करें तो वो कहलाती है इंटर कंडीशन। और यहाँ पे जब एक में ही हो उसी में कुछ चेंजेज हो रहे हैं तो उसको आप क्या कह सकते हैं इंट्रामोलिकुलर। एक ही मॉलिक्यूल में चेंज हो तो वो कहलाता है इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो उसी मॉलिक्यूल का पार्ट होगा। जिस मॉलिक्यूल की अपन बात करें उसी मॉलिक्यूल में एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। यानी बाहर से अपने को लाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो अपन अभी OH नेगेटिव बाहर से ला रहे थे, अन्य अपन डायरेक्टली अटैक करवा रहे थे, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस प्रकार की रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी उसी मॉलिक्यूल का पार्ट होता है। अर्थात वे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक नाभिक स्नेह का प्रतिस्थापन उस यौगिक में उपस्थित अन्य नाभिक स्नेही द्वारा हो जाता है, वे अंतरा अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। किसे कहेंगे? वे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें एक नाभिक स्नेह का प्रतिस्थापन उस यौगिक में उपस्थित अन्य नाभिक स्नेही द्वारा हो जाता है। अंतरा अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन या इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? SNI के द्वारा। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये अपने पास कोई अल्कोहल है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी अभिक्रिया SOCl2 थायरल क्लोराइड की अपन बात कर लें तो इसके साथ जब ये अभिक्रिया होती है
तो यहाँ पे अपने को जो प्रोडक्ट है वो बनता है R≡OCl, ठीक है, प्लस HCl प्लस SO2। ये दोनों प्रोडक्ट हैं, दोनों गैसीय अवस्था में है, इसलिए आसानी से रिप्लेस हो जाते हैं। और आसानी से रिप्लेस होने के कारण यदि अपने को एसिड क्लोराइड प्राप्त करना हो तो ये रिएक्शन अपन प्रयुक्त करते हैं। ये दोनों को प्रोडक्ट गैसेज स्टेट में है, इसलिए वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं। अब डाल्टन रिएक्शन के नाम से आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, वहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आया होगा कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि अपन बात करें मैकेनिज्म की, और जहाँ पे अपन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो बना है वो बना कैसे है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो अपन रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट अपन बनाते हैं वो प्रोडक्ट बनता कैसे है, उसी की बात अपन इस यूनिट में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये OH है, प्लस SOCl2 की मैं बात कर लूँ, डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, आक्रमण करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जो बन रहे हैं वो इंटरमीडिएट्स हैं SO नेगेटिव, Cl, Cl, और इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से H को बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा। इसके पास लोन नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट कर सकता है क्योंकि लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और लिविंग ग्रुप यहाँ से Cl नेगेटिव के रूप में बाहर निकलेगा। ये H प्लस के रूप में बाहर निकल रहा है, ये Cl नेगेटिव के रूप में बाहर निकल रहा है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, माइनस HCl के रूप में ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। अपने पास बचा क्या, R डबल बॉन्ड O और Cl, ये वापस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया सल्फर, और इसके पड़ोसी जो एटम है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास अपने को पता है लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर वापस डोनेट करेगा, ऑक्सीजन के पास वापस नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आया तो ये अपने पास क्या बना, R डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव और Cl, इस ऑक्सीजन के पास चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। अब ये अपने को कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या जो इसके पास पॉजिटिव आया है उसको ये न्यूट्रल करने के लिए, और तो कोई बॉन्ड बना नहीं क्योंकि ये दोनों बॉन्ड तो नए बने हुए हैं, इनको तो ये ब्रेक कर नहीं सकता। अब क्या करेगा, ये इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से ये Cl नेगेटिव निकलेगा, और ये इसी के ऊपर आक्रमण करेगा, यहाँ से ये इसके पास हिट होंगे। देखिए न्यूक्लियोफाइल, निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। ये अपने पास जो मॉलिक्यूल बना है, स्टार्टिंग से मतलब नहीं है, रिएक्शन यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन कंप्लीट, अभी तक कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है यहाँ पे, इसको अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कह सकते। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है यहाँ से, ये आक्रमण कर रहा है, इसके पास नेगेटिव आया, अब देखिए इसके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, निकलने वाला ऑक्सीजन भी इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है, और जुड़ने वाला जो क्लोरीन है वो भी इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। एक ही मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, और एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन कंप्लीट होने के कारण ही इस अभिक्रिया को अपन क्या कह सकते हैं, SNI रिएक्शन। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ से देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये अपने पास सल्फर था, डबल बॉन्ड O, ये अपने पास बच गया, यहाँ पे ये था R डबल बॉन्ड O में कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ क्या जुड़ गया, Cl, जिस तरफ से Cl ऑक्सीजन बाहर निकला है उसी तरफ से Cl यहाँ पे जुड़ रहा है। तो ये देखिए ये इसी मॉलिक्यूल का पार्ट है, इसलिए इस अभिक्रिया को इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
SNI। तो अपन ने 3 प्रकार की रिएक्शन देखी, SN1, SN2 और SNI। SN1 2 पदों में संपन्न होती है, SN2 1 पद में संपन्न होती है, SNI उसी मॉलिक्यूल में संपन्न होती है। ये तो हुई अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात। एक और चलता है इसी रिएक्शन में, कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी बना है, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, शॉर्ट में कहते हैं उसको, ये उतार लेना आप लोग। ठीक है, ये 3 प्रकार की होगी। मैं नेक्स्ट एक रिएक्शन की ओर बात कर रहा हूं, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, पड़ोसी समूह का योगदान। NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या पड़ोसी समूह का योगदान। देखिए, पड़ोसी समूह के कारण जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उन अभिक्रियाओं में कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में होता क्या है, जो लिविंग ग्रुप है उस लिविंग ग्रुप के बीटा कार्बन पर, यहाँ पे ये अपने पास कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, इन सभी की वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है Z, ये अल्फा कार्बन, इसका बीटा कार्बन ये। लिविंग ग्रुप के बीटा कार्बन पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और वह ग्रुप एंटी पेरीप्लेनर कंडीशन में होता है। एंटी पेरीप्लेनर अर्थात एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, लिविंग ग्रुप के जस्ट पीछे होना चाहिए, ट्रांसपोजिशन में होना चाहिए, लेकिन एक ही प्लेन में होना चाहिए। वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, एंटी पेरीप्लेनर। तो जब उपस्थित Z समूह लिविंग ग्रुप के बीटा कार्बन पर उपस्थित Z समूह के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, या कुछ परिस्थितियां और भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, या तो इसके पास लोन पेयर होता है या इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जिस कारण ये लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आक्रमण कर सकता है। लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आक्रमण कर सकता है, और लिविंग ग्रुप के बैक साइड से आक्रमण करने के कारण ये लिविंग ग्रुप आसानी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि पीछे से कोई धक्का देने वाला मिल गया तो ये क्या होगा, पहले बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब उसी परिवार का आदमी है, और अपन ये कहें कि खुद के परिवार की यदि कोई बुराई करने लग जाए तो उस परिवार का पतन निश्चित होता है। सेम वही कंडीशन है यहाँ से, ये जो Z है वो इसी मॉलिक्यूल का पार्ट, लेकिन इसके अपोजिट हो रहा है। अब क्या होना चाहिए, अपोजिट, लेकिन दोनों का प्लेन एक ही होना चाहिए, दोनों का तल एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये चौक है, ठीक है, ये एक बॉन्ड बना हुआ है, ये यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जस्ट नीचे इसी प्लेन में, जैसे ऊपर है उसी प्लेन में नीचे। प्लेन का मतलब ये तीनों एक साथ कटने चाहिए, दोनों एक साथ कटने चाहिए, एक के द्वारा ही एक साथ कटने चाहिए, वो प्लेन एक ही प्लेन कहलाता है, ठीक है। तो एंटी होने चाहिए, पेरीप्लेनर कंडीशन होनी चाहिए। ये क्या करेगा, दूसरा इसके पास नेगेटिव होना चाहिए या इसके पास लोन पेयर होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये बैक साइड से आक्रमण करता है। ये पड़ोसी हो गया, पड़ोसी इसके बैक साइड से आक्रमण करेगा, बैक साइड से आक्रमण करेगा तो लिविंग ग्रुप इजीली रिप्लेस होता है। और जब ये इजीली रिप्लेस होता है तो यहाँ पे देखिए, ये अपने पास कार्बन था, ये कार्बन, ये Z यहाँ से अपने पास ये जुड़ा हुआ है, ये इसने Z ने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल था, लोन पेयर डोनेट किए हैं, चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। और अपने को ये भी पता है कि जब रिएक्शन बैक साइड से कंप्लीट होती है तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, SN2
यहाँ पे देखिए जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वो रिएक्शन कौन सी कंप्लीट हुई, SN2, और SN2 रिएक्शन जब कंप्लीट होती है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर एडिशन शो करेंगे, प्रतिस्थापन तभी मानेंगे इसको जब एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाए और दूसरा जुड़ जाए उसी पोजीशन पर, तो उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल, अब इस न्यूक्लियोफाइल के लिए जो लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप कौन सा हो गया, Z यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल के लिए लिविंग ग्रुप हो गया, पॉजिटिव है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, वापस न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर लेता है, इसके बैक साइड से आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो जैसे बैक साइड से आक्रमण करेगा ये Z अपने पोजीशन पे वापस चला गया, यहाँ पे ये क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए यहाँ पे SN2 कंप्लीट हो रही थी और यहाँ पे भी बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, SN2 रिएक्शन कंप्लीट होगी। और जब दो बार SN2 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है, अर्थात विन्यास का अप्रतिपन प्राप्त होता है। जैसा विन्यास प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का था वैसा ही विन्यास अपने को प्रोडक्ट में प्राप्त होता है। कैसे होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। मैं सपोज करूं कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट था और उस रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन है R, मैंने SN2 रिएक्शन कंप्लीट करवाई तो ये R से किस में जाएगा, S में। ठीक है, यहाँ से मैंने वापस SN2 कंप्लीट करवाई, अब ये इसको देखिए ये S है तो इसका चेंज होकर ये किस में हो जाएगा, R में। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्या, या यहाँ पे मान लीजिए अपने पास S होता तो यहाँ पे R में जाता, R होता वो किस में चेंज जाता, S में, तो S और S हो जाता। तो फर्स्ट और लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों क्या है, एक ही प्रकार के हैं, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन कहलाती है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात विन्यास का अप्रतिपन। ठीक है, पड़ोसी समूह यहाँ पे योगदान दे रहा है, इसकी अपन डिटेल स्टडी बाद में और करेंगे। कहने का मतलब लिविंग ग्रुप के बीटा कार्बन पर एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन पर उपस्थित समूह के पास लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से संपन्न होती है, क्योंकि उपस्थित समूह लिविंग ग्रुप को आसानी से बाहर निकाल देता है। यह अभिक्रिया दो बार SN2 शो करती है, इस अभिक्रिया में दो बार SN2 संपन्न होती है, इसलिए बनने वाला उत्पाद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रखता है। SN2 में तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि इसमें दो बार SN2 रिएक्शन कंप्लीट होती है और दो बार SN2 रिएक्शन कंप्लीट होने के कारण इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अपने को प्राप्त होता है। तो ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए, इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख लीजिए। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में लिविंग ग्रुप के बीटा कार्बन पर एंटी पेरिप्लेनर विपरीत एक ही तल में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज युक्त एकांकी युग्म या ऋणावेश युक्त Z समूह उपस्थित होने पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न होती है, क्योंकि Z परमाणु लिविंग ग्रुप के निकलने वाले समूह के बैक साइड से आक्रमण करता है, बैक साइड से या पीछे से आक्रमण करता है।
जिस कारण लिविंग ग्रुप आसानी से बाहर निकल जाता है। लिविंग ग्रुप आसानी से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाती है तथा इन अभिक्रियाओं में 2 बार SN2 रिएक्शन संपन्न होती है। 2 बार SN2 रिएक्शन संपन्न होती है। अतः अभिक्रिया के अभिकारक व उत्पाद के विन्यास में अभिक्रिया के अभिकारक व उत्पाद के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो अपन बाद में देखेंगे भी, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन आगे जब इसकी अपन बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसको शॉर्ट में बताया है। एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। जेड समूह के पास नेगेटिव हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है। बीटा कार्बन पे होना चाहिए। पीछे से आक्रमण करेगा, SN2 रिएक्शन कंप्लीट हुई, वापस ये पीछे से आक्रमण करता है तो ये अपने को रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन युक्त जो प्रोडक्ट है वो अपने को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक अपन ने जब प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात की थी तो वहाँ पे कहा था कि ये 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी थी? एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले बात की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया था, SN1 और SN2। SN1 की बात अपन ने कर ली, SN2 की बात अपन ने कर ली। इसके बारे में अपन ने 2 पार्ट और देखे इसी के, SNI और NGP, इंट्रामोलिकुलर और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये भी SN रिएक्शन के ही प्रकार अपन कह सकते हैं, या उसमें कुछ एडिशन अपन कह सकते हैं रिएक्शन का, यहाँ पे ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये सेकेंड है। नाम से पता चल रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपन ने किसको कहा था? जिसमें एक नाभिक स्नेही जुड़े और दूसरा नाभिक स्नेही बाहर निकले, वो तो कहलाती थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे इसको अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा है, अर्थात इसको अपन शॉर्ट में ESR के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसको अपन SN के नाम से जैसे जानते हैं, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जुड़ने वाली जो स्पीशीज होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगी और बाहर निकलने वाली जो स्पीशीज होगी वो भी यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रोफाइल। अर्थात वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा हो जाता है, वे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। किसे कहेंगे? वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा हो जाता है, वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और सामान्यतः जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं
प्रदर्शित करते हैं। कौन से कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। ये इनका मेन कैरेक्टर होता है। जहाँ पे भी आप एरोमेटिक कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे वहाँ पे आप किसकी बात करेंगे? ESR रिएक्शन की, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या तो देते नहीं है या देते हैं तो बहुत कम मात्रा में देते हैं। कोई एक्सेप्शनल हो सकती है, एक दो रिएक्शन हो सकती है जो अपन देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, वहाँ पे भी अपने को एक कंडीशन जनरेट करनी होगी। उसी कंडीशन की उपस्थिति में या उसी कंडीशन के कारण वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, लेकिन ESR रिएक्शन वो इजीली शो कर सकते हैं। अर्थात जुड़ने वाला क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। निकलने वाला क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। आपने बेंजीन की काफ़ी रिएक्शन देखी हैं, बेंजीन की काफ़ी रिएक्शन आप लोगों ने देखी होंगी, 12th क्लास में भी थी, आपके 11th क्लास में भी थी। मैं यहाँ पे उसी बेंजीन एक सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूँ। ये अपने पास बेंजीन है, इस बेंजीन की अभिक्रिया अपन इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवानी, फिर अपन रिएक्शन में देखेंगे। ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब इसकी रिएक्शन हो तो यहाँ पे बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि बेंजीन के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और मैंने कहा था कि एल्किन और एल्काइन जो स्पीशीज होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल के समान व्यवहार करती हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब ये अटैक हुआ यहाँ पे जो बना, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट है। इस रेजोनेंस के कारण ये जो एल्युमिनियम आयन यहाँ पे जो ये इंटरमीडिएट बनता है, ये जो मध्यवर्ती बनता है, इस मध्यवर्ती को अपन एल्युमिनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। ये लोन पेयर यहाँ जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस शो करता है, और इस रेजोनेंस के कारण जो अपना पॉजिटिव चार्ज है वो भी डिलोकलाइज होता है। ये आगे यहाँ पे जाकर के यहाँ पे इसके पास डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो हुई पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले तो इलेक्ट्रोफाइल का योग होता है। सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था, इसके पास पॉजिटिव था, देखिए इसी पोजीशन पे आकर के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। सभी कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसको अपन ने शो नहीं किया। ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब आप ये कहें कि इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल तो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अकेला प्रेजेंट नहीं होता, इसके साथ कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता, तभी ये न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल होकर के स्टेबल होगा। तो आप ये कहें कि यहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाना चाहिए था, अर्थात एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन ये जो कंपाउंड था वो एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड रेजोनेंस एनर्जी के कारण मोर स्टेबल होते हैं। तो ये क्या करता है? अपनी एरोमेटिकता को वापस प्राप्त करने के लिए यहाँ एडिशन रिएक्शन शो नहीं करके इस H को यहाँ से बाहर निकाल देता है, और जब ये H इलेक्ट्रॉन दे करके जाता है तो -H+ फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जैसे H+ फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट अपने पास बनेगा वो ये E, यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस आ गया। अब देखिए जुड़ने वाला E+, निकलने वाला H+, और अपन ने ये कहा था कि जो भी स्पीशीज पॉजिटिव साइन रखती है वे सभी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल अपन ने देखे थे, उनको छोड़कर, जैसे H3O+ की मैंने कल बात की थी, इसके अलावा और भी अपने एक दो एग्जाम्पल देखे थे जो पॉजिटिव चार्ज रखते थे लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं थे, लेकिन अधिकांश जिनके पास पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात ये E+ मैंने डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। H+ जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, जुड़ने वाला इलेक्ट्रोफाइल, निकलने वाला इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अपना सिंपल एग्जांपल है। दूसरा अपन बात कर ले, आपने नाइट्रेशन रिएक्शन देखी होगी, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, बहुत सिंपल रिएक्शन है और शायद आप लोगों के पेपर में आई भी होंगी। एक बार एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, नाइट्रेशन रिएक्शन को अपन कैसे कंप्लीट करते हैं वो आप लोग देख लीजिए। बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाए।
तो ये अपने को नाइट्रोबेंजीन देते हैं। किसी भी कार्बन पर आप जोड़ सकते हैं NO2 ग्रुप को, सभी कार्बन इक्वल हैं। तो ये जो नाइट्रोबेंजीन बनी है ये एक प्रकार की ASR रिएक्शन है, ठीक है। और इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण। कैसे बना, सबसे पहले देखिए स्टेप फर्स्ट, HNO3 है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे ये HNO3 हो गया। इसको अपन ने अभिक्रिया करवा दी H2SO4 के साथ। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव आ सकता है, इसके ऊपर नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। या फिर अलग अलग आप लिखना चाहें तो वो भी अपन ने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना करके भी अपन शो कर सकते हैं। यहाँ से H2SO4 एसिड है, दोनों एसिड है, लेकिन ये बेस के समान व्यवहार करता है और ये एसिड के समान व्यवहार करता है। जब ये H+ डोनेट करेगा तो यहाँ पे ये उसको ग्रहण करेगा, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है तो ये उसको ग्रहण कर सकता है। कि मैंने यहाँ पे जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ये ली, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लग गया OH। अब अपन ने ये देखा है कि किसी भी एक एटम के ऊपर 2 OH ग्रुप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 OH ग्रुप पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला -H2O डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, NO2+। और देखिए मैं इसको वापस उसी कंडीशन में लेके आता हूँ, तो यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास एक पॉजिटिव तो पहले से था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपन ने इधर शिफ्ट कर दिए तो पॉजिटिव यहाँ पे फिर आ गया। तो इसके पास 2 पॉजिटिव हैं, जब इसके ऊपर अपन नेगेटिव शो करेंगे तब स्ट्रक्चर में, वैसे एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास जो ओवरऑल जो इसका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो NO2 पॉजिटिव बनेगा। वो स्ट्रक्चर में अपन शो कर सकते हैं, वो अलग बात है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली ये भी बना सकते थे इसका NOH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन H2SO4 से H+ दें तो ये N डबल बॉन्ड O OH2 पॉजिटिव और ये कोऑर्डिनेशन है। यहाँ से ये बाहर निकलेगा माइनस वही H2O, तो ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और ये, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, NO2+। वही बात है, आप कैसे इसको संपर्क कर लीजिए, कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बात वही है। अर्थात अपने पास जो बना है वो क्या बना, यहाँ पे NO2+ बना। अब ये NO2+ क्या है, प्लस चार्ज है अर्थात इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में इस इलेक्ट्रोफाइल की अभिक्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं, NO2+ के साथ। वहाँ पे इसको अपने फर्स्ट लिया था क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अपने पास बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे पहली स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है, तो ये स्टेप कौन सी हो जाएगी, सेकंड। कोई सा भी बॉन्ड अटैक कर सकता है, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा किसी भी कार्बन के ऊपर अपन ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे NO2 इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड, ये NO2 इसके ऊपर पॉजिटिव, ये यहाँ पे, और ये इसकी अपनी तीसरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव आ गया और ये NO2 आ गया, ठीक है। स्टेप थर्ड में एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, स्टेप थर्ड, ये NO2 ये प्लस, यहाँ पे H प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है
में इलेक्ट्रॉन देगा तो एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, यहाँ पे H+ और ये अपनी एरोमेटिसिटी को वापस प्राप्त कर लेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या कर गया NO2 अर्थात नाइट्रोबेंजीन अपने को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से जब एक इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही बाहर निकलता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा होता है, तो इन अभिक्रियाओं को अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए अपने 3 स्टेप में इसको कंप्लीट किया है। तो ये इस प्रकार से जो भी प्रोडक्ट है उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सिर्फ जो चेंज हुआ है इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है और इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर निकला है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपन क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभी अपन ने 3 भागों में इसको डिवाइड किया था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और एक और अपने पास अभी और है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अपने 2 यहाँ पे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की।